Good morning, class 11th. We are discussing chapter 2. Till now we have discussed sole proprietorship, HUF and partnership. Now today we'll be discussing that why the registration, though it is not mandatory for a partnership firm, yet it has some benefits of the registration. Legally, it is not compulsory for a partnership firm to get itself registered, but then also partners prefer to get the firm registered because of an unregistered firm suffers from the following serious प्रॉब्लम्स. देखते हैं अगर फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है फर्म के साथ. सो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन. First is, a partner of an unregistered firm cannot file a case against the partnership firm. पार्टनर फर्म के अगेंस्ट में कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता. Second, a partner of an unregistered firm cannot file a case against any other partner. ना तो फर्म के अगेंस्ट और ना ही फर्म के किसी भी पार्टनर के अगेंस्ट कोई भी केस रजिस्टर किया जा सकता है. Then third, an unregistered firm cannot file a suit means case against any third party or outsider. ठीक है, तो जो फर्म है वो भी किसी भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जो आउटसाइडर है उसके अगेंस्ट में केस नहीं फाइल कर सकती. पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो थर्ड पार्टी है वो फर्म के अगेंस्ट केस फाइल नहीं करेगी. थर्ड पार्टी को फुल राइट है कि वो केस फाइल कर सके फर्म के अगेंस्ट, बट फर्म को राइट नहीं है कि वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल कर सके. भाई आउटसाइडर है, आउटसाइडर को इससे क्या लेना देना कि तुम्हारी फर्म रजिस्टर्ड है या नहीं. ओके, तो उसको तो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, बट द फर्म वॉन्ट गेट बेनिफिट्स बिकॉज it has not done the registration. And fourth consequence would be the unregistered firm cannot file a case against any of the partners. Okay, now let us discuss one case study regarding this. Yes, the case study will start reading from the last, which questions are asked. We'll start reading from those questions. Okay children, केस स्टडी में सबसे पहले क्या क्वेश्चंस पूछे हैं उस पे फोकस करते हुए हमें क्वेश्चन रीड करना है. पहले, इज दिस रॉन्ग एक्ट ऑफ बी इज बाइंडिंग ऑन ए एंड सी एंड स्टेट द फीचर रिलेटेड टू दिस. देन कैन कंज्यूमर्स फाइल केस ऑन अनरजिस्टर्ड फॉर्म और कैन ए एंड सी फाइल केस ऑन बी. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं. ऊपर से पढ़ना. A, B and C are partners in a firm manufacturing auto parts. Their firm is not registered firm. In order to increase the earning of firm, B decided to use low quality. ठीक है, B ने अपने आप ही डिसाइड कर लिया कि लो क्वालिटी रॉ मटेरियल यूज करना है and without the knowledge of A and C. So as a result, many accidents were reported by the consumers and a case has been filed against the firm. ठीक है, अब फर्म के अगेंस्ट में केस फाइल हो गया है. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, इज दिस रॉन्ग एक्ट ऑफ बी इज बाइंडिंग ऑन ए एंड सी. तो हाँ, रॉन्ग एक्ट तो है बी का, पर क्या ये ए और सी को भी बाइंड करेगा उसके केस, उसके एक्ट से. मीन्स कि बाइंड करना मीन्स कि हाँ उनको भी इस एक्ट में, चाहे उनकी नॉलेज में ये नहीं था लेकिन फिर भी ये जो बी का एक्ट है उसके लिए ए और सी भी रिस्पॉन्सिबल होंगे. ओके, यस, सो द आंसर वुड बी yes, the wrong act of B is binding on A and C. अब दूसरा क्वेश्चन है, स्टेट द फीचर रिलेटेड टू दिस. अब ये जो इससे क्या रिलेटेड फीचर वहाँ पे आया है कि
ये कौन से फीचर की वजह से ये यहाँ पे वो बाइंड होंगे? तो बाइंड ये होंगे, वे सबसे बड़ी बात है जो पार्टनरशिप है वो एक म्यूचुअल एजेंसी है। ठीक है, यहाँ पे जो पार्टनर्स में रिलेशन होता है वो एक म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप मेंटेन होता है। और एजेंसी में क्या होता है कि जो अगर कोई भी पार्टनर में से कोई एक भी अगर कोई भी एग्रीमेंट करता है तो वो उससे दूसरे पार्टनर्स भी बाइंड होंगे। दिस इज द म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, दैट any act of any one partner binds to other partners also. Okay, so फीचर कौन सा है? म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, थर्ड है कैन कंज्यूमर्स फाइल केस ऑन अनरजिस्टर्ड फॉर्म। अब भाई कंज्यूमर्स क्यों नहीं फाइल करेंगे? ठीक है, यहाँ अगर ये क्वेश्चन होता कैन अनरजिस्टर्ड फर्म फाइल केस अगेंस्ट कंज्यूमर, तो नो, फॉर्म को कभी भी राइट नहीं होगा। हाँ, फॉर्म अगर रजिस्टर्ड होती तो उसे ये राइट मिल जाता। ठीक है, पर यहाँ पे ये कंज्यूमर्स वाला है तो यहाँ पे आएगा यस, आउटसाइडर्स कैन फाइल अ केस ऑन अनरजिस्टर्ड फॉर्म। एंड लास्ट है कैन ए एंड सी फाइल केस ऑन बी। अब ए और सी कब ए बी पे केस फाइल कर सकते थे? जबकि वो रजिस्टर्ड होती, पर ये फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो ए और सी को भी ये राइट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। होप यू वुड हैव गॉट वेरी वेल। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट द प्रोसीजर इज देयर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म। कि भाई जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उसका क्या प्रोसीजर है? तो उनको क्या होता है कि एक एप्लीकेशन जो है वो रजिस्ट्रार के पास में उनको फाइल करनी होती है, दैट टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड द पार्टनर्स हैव टू अप्लाई टू द रजिस्ट्रार इन अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन फीस। भी जो भी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होगी वो आपको फ़ीस लगेगी, और एक जो भी फॉर्म होगा वो आप फिल करना होगा। रजिस्ट्रार जो है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है ना, यहाँ पे रजिस्ट्रार जब हम कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी के लिए सेपरेट रजिस्ट्रार होगा, बट फर्म के लिए अलग से रजिस्ट्रार होता है। तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास में वो एप्लीकेशन भेजेगा। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है सारी फॉर्मेलिटीज से कि ऑल फॉर्मेलिटीज आर completed, then he would issue a registration certificate. Okay, so along with application of the following information must be supplied, and which informations like name of the firm, the principal place of the business of the firm, मतलब head office कहाँ है, branch office कहाँ है, then date of admission of the partners in the firm, then name and permanent addresses of all the partners, then duration of the firm. ठीक है, और फिर ये सारी जो एप्लीकेशन है, ये जो एप्लीकेशन सारे पार्टनर्स इस पे साइन करेंगे। ठीक है, और फिर अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है जो कि ये इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है और सारे एविडेंसेस जो हैं वो फुल कंप्लीट हैं, वो प्रॉपर हैं, तो वो एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा। ठीक है, और आफ्टर रजिस्ट्रेशन इफ़ एनी चेंजेस आर मेड इन द इंफॉर्मेशन सबमिटेड, लाइक जैसे ब्रांच ऑफिस चेंज हो गया, हेड ऑफिस चेंज हो गया, ऐसी कोई चेंजेस होते हैं, देन सेम चेंजेस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द रजिस्ट्रार। ओके, क्योंकि रजिस्ट्रार के पास भाई जो इन्फॉर्मेशन से जो रजिस्ट्रेशन हुआ था और अब अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उसे इन्फॉर्म करना ही होगा, ये अंडरस्टूड है। ओके, नाउ लेट अस सी वन मोर केस स्टडी। So here the answers are also given, but then also we'll be discussing this case study. So explain the various types of partners. One, XYZ have mutually decided to set up small factory in rural area. They decided to hide the association of X. अब X का एसोसिएशन जो है वो हाइड करने की सोचा उन्होंने विद द फैक्ट्री टू आउटसाइडर। तो एक्स कौन सा पार्टनर हो गया? सीक्रेट पार्टनर हो गया, हुज एसोसिएशन इज अननोन टू आउटसाइडर्स। ठीक है, देन वाई विल नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटीज़। अब वाई जो है
डे टू डे एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेगा तो वो कौन सा पार्टनर हो गया, स्लीपिंग पार्टनर हो गया। ड्यू टू हेल्थ इश्यूज हो गया। अब Z विल टेक एक्टिव पार्ट इन ऑल एक्टिविटीज़, तो Z जो है वो एक्टिव पार्टनर हो गया। देन वेन एवर दे हैव प्रॉब्लम्स इन गेटिंग क्रेडिट और फाइनेंशियल हेल्प, दे यूज द नेम ऑफ देयर फ्रेंड P विद हिज कंसेंट। अब उसकी कंसेंट से जो है वो यहाँ पे वो उसका नेम यूज़ कर रहे हैं, तो P यहाँ पे नॉमिनल पार्टनर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे नॉमिनल पार्टनर में दो तरह के हैं, बट यहाँ पे केवल और केवल आपको नॉमिनल पार्टनर मेंशन करना ही बहुत है, बिकॉज यहाँ पे और उसका आगे और कोई जैसे एग्जाम्पल नहीं दे रखा है कि मीन्स ही हिमसेल्फ kept quiet और he himself accepted। ओके, यहाँ पे दो कंडीशंस है, बिकॉज व्हेन अ पार्टनर हिमसेल्फ एक्सेप्ट्स दैट ही इज लाइक अ पार्टनर in that firm, though he is not, then it will be called as nominal partner by estoppel, and another partner is nominal partner by holding out। बट यहाँ पे और कोई ऐसी सिचुएशन नहीं दे रखी है, तो हम केवल और केवल उसे नॉमिनल पार्टनर भी कह देंगे। और अगर और ये इसमें ये भी लिखा होगा, अगर सपोज ये भी लिखा होता है एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये टाइप्स आपको आइडेंटिफाई करने के हाफ ऑफ मार्क्स हैं, बट पूरे सपोज ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और आपने केवल आंसर्स, ये सिर्फ आपने टाइप्स के नेम मेंशन किए हैं, आपने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, तो आपको केवल और केवल यहाँ पे 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर फुल 4 मार्क्स आपको चाहिए तो आपको एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा थोड़ा सबके साथ में देना होगा। ओके, now let's discuss difference between partnership and sole proprietorship. So this partnership is governed by Partnership Act 1932, whereas sole proprietorship is not governed by any of the act. Okay, no act is ruling over here. Number of members here minimum 2 and maximum, यहाँ पे बेटा ये 20 और 10 नहीं है, kindly correct it, maximum 50 and by special permission of central government it can be 100, but it that special permission is required here if the maximum number goes to till 100, otherwise maximum 50। ठीक है, ये 20 और 10 ये ओल्ड है, ये अब हट चुका है, मैक्सिमम यहाँ पे 50 हो सकते हैं। ठीक है, और सोल प्रोप्राइटरशिप में तो ओनली 1 मेंबर ही होगा यहाँ पे। देन बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, देन इट इज़ कॉल्ड एग्रीमेंट कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ठीक है, और यहाँ पे कोई एग्रीमेंट होता ही नहीं, क्योंकि सिंगल जो होता है वो ही ओनर होता है। रिस्क, सो पार्टनर्स जॉइंटली बेयर द रिस्क, whereas sole proprietorship only proprietor bears all the risk। Okay, then finance, so finance, larger finance is there, okay, as compared to sole trader, and here small finance as only one person is there, and there is proprietor contributes capital। then decision making, then all the partners must be consulted for taking decision, चाहे वो एक्टिव है इनएक्टिव है, अगर इनएक्टिव नहीं पूछता तो भी उसके एक्ट से सारे दूसरे पार्टनर बाइंड होंगे। और इसीलिए पार्टनरशिप जो होती है वो कभी भी ज़्यादा चलती नहीं है, ऐसा सुनने में नहीं आता कि बहुत लंबी कहीं कोई पार्टनरशिप चली हो। और इसी फॉर्म को देखते हुए अब जो न्यू जो फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप वो इमर्ज हो रही है स्लोली इन इंडिया, दैट इज़ LLP। ओके, लास्ट ईयर ये LLP कोर्स में था, लेकिन अब शायद ये कोर्स से हट गया है। ओके, आई विल check it once again, and if it is there in the course I will explain you this also। Okay, so limited liability partnership form is getting more prevalent day by day because of the drawbacks of general partnership। then quick decision, as proprietor need not to consult anyone, ये sole proprietorship में है। then division of profit, यहाँ पे पार्टनर्स के बीच में होगा, और यहाँ पे केवल और केवल proprietor ही सारा प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट मीन्स लेगा, किसी से शेयरिंग नहीं होगी।
अब जो डिफरेंस है वो HUF और पार्टनरशिप के बीच में है। तो वही यहाँ पे पार्टनरशिप तो गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट 32, और ये जो है हिंदू एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अंडर हिंदू लॉ। ठीक है, हिंदू लॉ के अंडर में जो एक्ट ये वर्क कर रहा है उसके अंडर ये HUF गवर्न होती है। गवर्न होती मीन्स उस पर उसके सारे जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल होते हैं इन केस ऑफ एनी dispute. Then number of members, again kindly corrected children. Then minimum 2 and maximum no limit. Then third is male और female. तो पार्टनरशिप में तो फीमेल भी हो सकती है एक्टिव पार्टनर, बट यहाँ पे HUF में अ फीमेल कैन नॉट बी एन एक्टिव मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, अभी तक भी ये है। देन मैनेजमेंट, ऑल द पार्टनर्स manage and control the partnership firm, whereas only कर्ता manages and controls the HUF. Then liability, जो liability है यहाँ पे it is unlimited. ठीक है, if all assets, business assets are not enough to repay the debt or any loss, then partner's personal property also will be used for the payment of the debt. Here liability of only कर्ता is unlimited. ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी किसकी? जो कर्ता है, मीन्स जो एल्डेस्ट मेंबर है फैमिली का, और यहाँ पे अदर मेंबर्स की जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंसेस, 6 डिफरेंसेस यू कैन लर्न चिल्ड्रन। और अगर सपोज क्वेश्चन में पॉइंट्स आते हैं बेसिस की काइंडली डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिस ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स, तो वो और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए आंसर देना। ओके, और इफ़ come that write any 4 differences of your choice, then also it would be very easy. The next is डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो यहाँ पे सबके बीच में जो है वो डिवाइड होगा। ठीक है, और डिवाइड होगा लेकिन इक्वल डिवीजन नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, उनके जो पार्टनरशिप डीड में जो डिवीजन लिखा हुआ है कैपिटल के रेशो में है या और किसी रेशो में, तो वो उसी रेशो में यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइड होगा। जबकि HUF में इक्वल शेयर होगा सारे मेंबर्स में, चाहे वो अगर बर्थ होता है और चाहे वो एक दिन का भी बच्चा है, और नेक्स्ट डे अगर सपोज प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो उसमें एक दिन के बच्चे का भी इक्वल शेयर होगा और उसमें भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देन माइनर, यहाँ पे माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, यहाँ पे माइनर कैन बी ए मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, जन्म से ही, बर्थ से ही वो जो क्या है वो मेंबर उस बिजनेस का बन जाता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, now this topic will cover in our next session. Till then, goodbye. Thank you.